बोनी बहू की हल्दी रस्म। सुमन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसका बेटा रोहन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन रोहन अपनी माँ से शादी के बारे में बातचीत करते हुए कहता है, माँ क्यों जबरदस्ती कर रही हो मेरे साथ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? मुझे वो बॉनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने मुझे देखा है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ और कहाँ वो बॉनी सी लड़की। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। बेटा किसी भी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलते, जो है भगवान ने बनाया है। और दूसरी बार बोली है तो इसका क्या मतलब? उसकी शादी नहीं होगी। रही बात तेरे स्मार्ट होने की, तो वह एक अमीर बाप की बेटी है। कहाँ हम जैसे गरीब लोग, जिसे कोई भी शादी में फंक्शन में बुलाने को तैयार नहीं होता, और वह हम लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं। माना कि कमी उनकी बेटी में है थोड़ी सी, लेकिन कमी हमारे अंदर भी तो है। हम भी तो बहुत गरीब हैं। हमसे वो रिश्ता जोड़ रहे हैं, यही बहुत है हमारे लिए। जब लड़की हमारे घर आएगी ना, तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। माँ पैसे देखकर मेरी लाइफ का खिलवाड़ बनाकर रख दिया आपने। अरे अपना कोई ईमान धर्म नहीं है क्या? माना कि हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से भी और किसी काली कलूटी लड़की से शादी कर लूं। बेटा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, और शायद इस गरीबी के कारण मैं तुझे अच्छे से पढ़ा लिखा भी नहीं पाई, और ना ही तेरे कोई सपने पूरे कर पाई। बस मुझे इतना पता है कि वे लड़की हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आएगी। तुझे क्या लगता है उसकी छोटी हाइट होने के कारण उसमें बहुत सारी कमियां हैं? बेटा एक बार उससे बात करके तो देख, तुझे समझ में आएगा कि जो एक गुण जीवन साथी में होने चाहिए, वे सारे गुण हैं उस लड़की के अंदर। माँ मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो बॉनी मेरे लायक है ही नहीं। ठीक है, फिर मेरी बात भी तू ध्यान से सुन ले। तेरे पापा तो वैसे तुझे बचपन से छोड़कर चले गए, और मुझे भी यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं भी चली जाऊंगी अगर तूने उस लड़की से शादी नहीं की। मैं तो खुद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। और फैसला तेरे हाथ है कि तुझे माँ की जिंदगी प्यारी है या अपनी मनमानी करनी है। रोहन भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, तो वही सुमन भी किसी भी हाल में अपने बेटे की शादी जबरदस्ती काजल के साथ करवाना चाहती थी। काजल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, काफी पढ़ी लिखी थी, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। काजल के पास दौलत और शोहरत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने उसे जरूरत से ज्यादा छोटी हाइट वाली लड़की बना दिया था, जिस वजह से हर कोई उसे शादी के लिए मना कर रहा था। सुमन और रोहन काफी गरीब थे। गरीबी के कारण सुमन काजल को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुमन काजल की माँ सविता को कॉल करती है और कहती है, अरे सविता बहन जी, मैं क्या कह रही थी कि शादी का दिन अब नजदीक आ रहा है, तो क्यों ना एक बार पंडित से मिलकर शादी ब्याह में जो छोटी मोटी रस्में हैं उसके लिए बढ़िया सा टाइम निकलवा लेते हैं, जैसे मेहंदी लगाने का टाइम और हल्दी का टाइम। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। आप मुझे कल शाम को वैष्णो देवी मंदिर पर मिल जाना। वहाँ हमारे बहुत जाने माने पुराने पंडित हैं। एक बार उनसे इस बारे में बातचीत कर लेंगे। वे हमें बता देंगे कि हल्दी कितने बजे तक लग जानी चाहिए काजल को। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कल आपको मंदिर ही मिलती हूँ। बहन जी आपसे एक बात पूछनी है। अब शादी का भी दिन नजदीक आ चुका है, लेकिन अभी तक रोहन बेटा काजल से बातचीत नहीं करता। मेरा मतलब है आजकल तो हर लड़की लड़का चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, पहले से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब बातचीत नहीं होगी तो ये दोनों एक दूसरे को जानेंगे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन इस शादी से खुश नहीं है? मेरा मतलब है कि आपको तो पता है ना मेरी बेटी में क्या कमी है। खबरदार बहन जी, दोबारा ये मत बोलना कि मेरी बहू में कोई कमी है। मेरी बहू में कोई कमी नहीं है। और रही बात रोहन की, वह शादी से खुश है या नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा बहुत शर्मीला है। मैं उसे खुद बोलती हूँ कि बात कर ले, लेकिन वह शर्मा के भाग जाता है। और वैसे भी आप खुद सोचो, आजकल के बच्चे जबरदस्ती कहीं भी शादी करने के लिए तैयार होते ही कहाँ हैं। अगर वे शादी के लिए तैयार नहीं होता तो हल्दी मेहंदी रस्मों के बारे में बातचीत भी नहीं होती। हाँ आपकी बात तो ठीक है, आजकल के बच्चे बहुत शर्मीले हैं। चलिए ठीक है, हम कल मिलते हैं। ऐसे ही अगले दिन दोनों समदन मंदिर जाकर शादी की रस्मों का सही टाइम पंडित से पूछकर घर आ जाती हैं। कुछ दिन में अब जोर शोर से शादी की रस्मों की तैयारियां चल रही होती हैं। सुमन बहुत ज्यादा खुश थी। सुमन अपनी बहू के लिए स्पेशल ऑर्गेनिक हल्दी लेकर आती है और उसे अपने हाथों से कटोरे में बनाकर काजल के घर भिजवाने के लिए जाती है। यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते करते सुमन की तबीयत भी खराब हो जाती है।
लेकिन वे फिर भी शादी की रस्मों में लगी हुई थी। अचानक से सुमन को चक्कर आ जाता है। वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सुमन के सिर में बहुत ज्यादा चोट आई है और बहुत सारा खून निकलता है। यह सब देखकर रोहन अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट कर देता है। सुमन के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तभी डॉक्टर रोहन से कहते हैं, जी देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। ऊपर से बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर में बहुत कमजोरी है। आपको कहीं से भी अपनी माँ के लिए ब्लड लाना पड़ेगा, क्योंकि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। हमने आसपास के जितने भी ब्लड बैंक थे वहाँ पर कोशिश करके देख लिया है, वहाँ पर भी नहीं है। एक बार आप अपने किसी रिश्तेदार वगैरह से पूछ लो, अगर किसी का ब्लड ओ पॉजिटिव हो तो हम आपकी माँ की जान बचा सकते हैं। रोहन अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। खुद को यहाँ वहाँ अपनी माँ के लिए खून तलाशने लगता है। जब ये बात काजल की फैमिली को पता लगती है तो वे सब हॉस्पिटल आ जाते हैं। काजल का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था और काजल अपनी सास को बचाने के लिए अपने शरीर से उसे खून दे देती है। थोड़ी देर में सुमन को होश आ जाता है। सुमन अपनी बहू से बहुत खुश होती है। कहीं न कहीं रोहन को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने काजल के बारे में बहुत बुरा भला कहा। तभी काजल अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो ऐसी बेटी मिली है। लेकिन मुझे माफ करना काजल बेटा, मेरी वजह से तेरी हल्दी की रस्म खराब हो गई है, वरना आज तेरी हल्दी पूरी हो जाती। हल्दी तो वैसे भी पूरी हो जाएगी माँ जी। ये देखो, मैं हल्दी लेकर आई हूँ। आप सबसे पहले अपने हाथों से मुझे हल्दी लगा दीजिए। तभी वहाँ रोहन आता है और रोहन अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, लगा दो अपनी होने वाली बहू को अपने हाथों से हल्दी, क्योंकि शादी तो हमारी होकर ही रहेगी। रोहन के मुंह से ये सुनकर सुमन और खुश हो जाती है और वे अपने हाथों से काजल को हल्दी लगाती है। 2 दिन बाद डॉक्टर सुमन को घर भेज देते हैं। बहुत ही कम रिश्तेदारों के साथ रोहन और काजल की शादी हो जाती है और रोहन भी काजल को स्वीकार कर लेता है। ज्योति सुबह सुबह शर्मा निवास जाती है उसके प्रेस किए हुए कपड़े देने। वो 2 बार डोरबेल बजाती है। थोड़ी देर में उस घर की मालकिन आती है और कहती है, अरे सुबह सुबह टपक गई तू। नींद खराब करना जरूरी था क्या? सुबह के 7 बज रहे हैं और तू है कि सुबह सुबह दरवाजा बजाने लग गई हमारा। मालकिन, कल आपने ही तो कहा था कि सुबह 7 बजे तक प्रेस किए हुए कपड़े दे जाना, इसलिए आज मैं जल्दी आई हूँ, वरना मैं 8 बजे तक आती हूँ। अच्छा ठीक है, चल अब कपड़े गिनवा। टोटल 10 कपड़े थे, देखो जरा कैसे प्रेस किए हैं इन्होंने। इतना बोलकर मालकिन ज्योति के किए हुए प्रेस वाले कपड़े चेक करने लगती है। कुछ ऐसे कपड़े थे जो मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और वे गुस्से में ज्योति से बोलती है, अरे ये क्या, कपड़े प्रेस करना भूल गई है क्या? इसमें थोड़ी थोड़ी सिलवटें आ रही हैं। कम से कम काम तो अच्छा किया कर ताकि इंसान का मन खुश हो जाए। मालकिन, ये जो कपड़ा है ना ऐसा ही है, इस वजह से इसमें ये सिलवटें रहेंगी और बाकी कपड़े आप देख लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से प्रेस किया है। हाँ, तो तूने अपने अकॉर्डिंग कपड़ों को अच्छे से प्रेस किया है। कपड़े अच्छे प्रेस हो या ना हो, ये तो हमें डिसाइड करना है ना। रुक जा, तेरे पैसे लेकर आती हूँ। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया तूने। मालकिन अंदर से पैसे लाती है और ज्योति को दे देती है। ज्योति पैसों को गिनती है जो कि थोड़े कम थे। इसके बाद ज्योति मालकिन से बोलती है, अरे मालकिन ये क्या, इसमें तो 500 रुपए कम है। अरे तो सुबह सुबह हमारा मूड खराब किया है तूने, ऊपर से काम भी अच्छा नहीं किया है। पैसे तो काटूंगी ना। मैम साहब, मुझे अपने बच्चों की फीस जमा करनी है और वैसे ही मेरे पास पैसे नहीं है और आपने उन पैसों से भी 500 रुपए काट लिए। अरे तो बच्चे हमारे भरोसे पैदा किया था क्या तूने? अब तू बच्चों की फीस कहाँ से देगी, क्या करेगी? वह तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। मालकिन, भगवान के लिए मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो। मुझे पूरे पैसे दे दो। मैं रात भर जानकर मैं आपके कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद दिन भर मेहनत मजदूरी करती हूँ, तब जाकर मेरे घर में मेरे बच्चों का पेट पलता है। आप तो जानते हैं ना, मैं विधवा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरे बच्चों के। ज्यादा दिमाग खराब करेगी ना तो ये भी पैसे छीन लूंगी। चुपचाप चली जाए यहाँ से। बेचारी ज्योति रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल ज्योति विधवा है। शादी के कुछ साल बाद ही ज्योति का पति उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। उसके ससुराल में पति के अलावा उसकी बूढ़ी सास रहा करती है।
उसका पति कपड़े प्रेस करने का काम किया करता था। पति के जाने के बाद अब यह काम ज्योति किया करती है। ज्योति की 15 साल की बेटी है जिसका नाम जिज्ञासा है। ज्योति अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने देखती है। वे चाहती है कि उसकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े और उसका नाम रोशन करे। माँ, आज स्कूल में फीस भरना है। स्कूल टीचर मुझे 2 हफ्तों से वार्निंग दे रही है। अगर फीस जमा नहीं हुई तो वो मुझे स्कूल से निकाल देगी। बेटा तो चिंता मत कर, आज मैं तेरे साथ स्कूल जाऊंगी और तेरे टीचर से बात करूंगी। ज्योति जिज्ञासा के स्कूल जाती है और जिज्ञासा के स्कूल की प्रिंसिपल से बात करते हुए कहती है, मुझे पता है कि मेरी बेटी की फीस काफी दिनों से रुकी हुई है, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से मैं इसकी फीस जमा नहीं कर पा रही हूँ। फिलहाल के लिए मैं थोड़े पैसे जमा कर रही हूँ और बाद में आकर आपको पूरी पेमेंट कर दूंगी। देखिए ज्योति जी, स्कूल में जिज्ञासा के अलावा और भी बच्चे हैं। उनके पेरेंट्स टाइम पर फीस जमा कर देते हैं और आपका हमेशा का हो गया है कि आप 2 महीने के बाद फीस जमा करती हैं या फिर आपको 2-3 महीने का फीस पेंडिंग रहता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं जानती हूँ मैडम, अब मेरे घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। दिन भर यहाँ वहाँ मैं कपड़े प्रेस करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं आपकी सारी सिचुएशन समझती हूँ। वैसे आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। क्या आप अकेले ही इतना सब कुछ कर रही हैं? ऊपर से आप चाहती हैं कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने। बहुत हिम्मत है आपके अंदर। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत कम लोग हैं जो आप जैसे हम गरीब को सपोर्ट करते हैं। मेरा भी तो बहुत मन करता था शादी से पहले कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन पाऊँ, लेकिन गरीबी ने मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। शादी के बाद मैंने बहुत सारे अरमान सजाए थे कि मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दूंगी, लेकिन भगवान ने वो भी पूरा नहीं होने दिया। जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि मैं कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचती हूँ। लेकिन एक चीज मैंने अपने दिमाग में बिठा ली है कि मैं अपनी बेटी को एक काबिल इंसान बनाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखिए, अब आपको किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जिज्ञासा का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा दूंगी, वो भी हाफ फीस पर। जिज्ञासा के अंदर वे काबिलियत है कि वे आगे जाकर आपका नाम जरूर रोशन करेगी। वे बच्ची हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा कर रखती है। किसी से भी कोई फालतू बातचीत करना उसे पसंद नहीं आता। उसकी बहुत तारीफ होती है पूरे स्कूल में। अब मैं समझ रही हूँ कि जिज्ञासा की तारीफ क्यों करते हैं सब, क्योंकि उसकी तारीफ का असली राज तो आप हो। उसे अच्छी परवरिश जो दी है आपने। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे एक बार जरूर बताना। प्रिंसिपल ज्योति की मदद करती है। उसकी बेटी का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा देती है, वो भी हाफ फीस पर। ज्योति अब दिन रात कपड़े प्रेस करके अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कपड़े प्रेस करने की एक शॉप भी खोल लेती है। अब लोग ज्योति की दुकान पर आकर कपड़े प्रेस करवाते और कपड़े खुद ले जाते। ऐसे ही अब 7 साल बीत जाते हैं। ज्योति अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ी। जिज्ञासा भी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वह IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही थी। इसमें उसकी स्कूल की प्रिंसिपल में दोनों का बराबरी का योगदान था। जिज्ञासा दिन रात मेहनत करके अपनी पूरी पढ़ाई कर रही थी। जिज्ञासा UPSC का एग्जाम क्लियर कर देती है। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, जहां उसे उसकी मेहनत में सफलता मिलती है। वे IAS ऑफिसर बन जाती है। जब ये बात ज्योति को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और पूरे शहर में जिज्ञासा का नाम हो चुका था। अरे सुना है, वो गरीब औरत जो प्रेस किया करती थी कपड़े, उसकी बेटी IAS ऑफिसर बन चुकी है। अखबार में भी नाम आया है। सच में बड़ी मेहनत की है उस औरत ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखाने में, और आज उसकी बेटी ऑफिसर बन चुकी है। सच में ये होती है लक्ष्मी। घर परिवार को कैसे संभाला जाता है वे जानती है। पति के जाने के बाद जीवन में उसके इतने उतार चढ़ाव आए हैं ना, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया है उसने। कम उम्र में ही ज्योति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और इस मुश्किलों से लड़ते हुए वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी और आखिरकार उसके सपने पूरे हुए।